आदाब, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ इस वक्त आप बेहद ख़ास मेहमान देख रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूं जनता से। भाषा सुमली जी, बहुत स्वागत है आपका। और आदित्य जामले जी हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं। और हमारे साथ मोनाल ठक्कर मौजूद हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड राइटर। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई एक फिल्म बारामूला को आप सभी के सामने प्रदर्शित किया है, आप सभी के सामने लेकर आए हैं। और बारामूला कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत ज़िला है, नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। और वो कश्मीर जो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं बारामूला फिल्म। मोनाल जी, क्योंकि आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं और आपने इस फिल्म को लिखने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस फिल्म को लिखा है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्योंकि कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो मैं ये नहीं कहूँगी कि विवादों में रहा है, लेकिन हमेशा उसके बारे में बात होती है, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। जी, कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है आई थिंक फॉर एवरी इंडियन। एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है। उसको जितना हमने, मुझे लगता है कि हमारी फिल्मों में उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है ठीक से। ये इंस्पिरेशन जो आदित्य जामले सर का विजन था वो वहीं से आया था कि कश्मीर के ऊपर हमने काफ़ी एक तरह की फिल्में दिखी हैं जो एक ही तरह का क्या कहते हैं फॉर्मेट फॉलो करती हैं। या तो वो सिर्फ टेररिस्ट से रिलेटेड होती है या वो आर्मी से रिलेटेड होती हैं। तो आई थिंक उनका जो ओरिजिनल विजन था, जो हमने फिर साथ में मिलके उसको खड़ा किया है प्रॉपरली। आदित्य धर जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी इसमें बड़ा योगदान है उनका, वॉज दैट कि हम इसको उन कहानियों के आगे ले जाएं। वो जो हम सालों से एक ही तरह की फिल्में देख रहे हैं, कश्मीर में और क्या क्या है। कश्मीर फॉर एग्जांपल, कश्मीर के बच्चे, एक इतनी बड़ी आबादी है कश्मीर के बच्चों की जिनके ऊपर क्या असर पड़ा है इतने सालों से जो ये विवाद चल रहा है भारत के अंदर, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। एक सोसाइटी जहाँ पे बच्चे रोज़ इतनी वायलेंस देख रहे हैं, इतना वाद विवाद देख रहे हैं, इतनी जद्दोजहद हो रही है वहाँ पे, तो इसका उन पे क्या असर पड़ता है। और पास्ट कश्मीर का जो है, जो हम कभी मिटा नहीं सकते, जो भुलाना भी चाहता है वो उसको भुला नहीं सकता है, वो पास्ट और फ्यूचर, यानी जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है, वो साथ में मिलके कश्मीर की क्या कहानी हम उसके थ्रू बता सकते हैं कि ना पास्ट हमसे अलग है ना फ्यूचर हमसे अलग है। भले ही हम प्रेजेंट में हैं, हमें इन दोनों चीज़ों की कहानी कैसे साथ में जोड़नी है, वो विजन था ओरिजिनली। आदित्य जी, आप से मेरा सवाल ये है कि आपका मैं सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी, उसमें लिखा है हार्डकोर गोवन। सो ये दिस जर्नी, मैंने पहले भी ऑफर पे आपसे पूछा था कि दिस जर्नी फ्रॉम गोवा टू कश्मीर, हाउ इट हैज़ बीन। और कश्मीर पर फिल्म बनाना एक नॉन कश्मीरी के लिए कितना चैलेंजिंग है? मैं ये कहूँगा पहले तो कि हाँ, मैं मतलब हार्डकोर गोवन जैसे आपने कहा, बहुत ही काम लोग होते हैं गोवा वाले, बहुत ही पीसफुल लैंड है। एंड जब आप एक डायरेक्टर के तौर पे, निर्देशक के तौर पे आप एक प्रोजेक्ट को आप लेते हो, तो सबसे मुझे लगता है वो चैलेंजिंग तो इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ से नहीं हो। और रिसर्च, आपका हैंडलिंग, आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो, वो सब मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर आप कहीं पे भी थोड़ी सी भी चूक करते हो तो वो दिख जाएगी आपको। तो वो चैलेंजिंग तो था, बट मुझे लगता है कि वो चैलेंज बहुत अच्छा था क्योंकि जब शुरुआत में भी ये सब्जेक्ट आया, ये विजन थी, मोनाल जी, मैं, आदित्य धर, एक तो अच्छी बात ये थी कि आदित्य धर खुद कश्मीर से थे, तो उनके तरफ से बहुत ही इनपुट आ जाता था। मैं उनके पिताजी भूषण धर, उनसे भी मैंने बहुत सहायता ली थी। उनके साथ में बैठता था, बातें करता था बारामूला के बारे में, पहले क्या हुआ करता था, किस तरीके का चाइल्डहुड हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, सब के बारे में। लेकिन मेरी सोच ये थी कि जब एक आउटसाइडर बतौर एक बाहर का आदमी जब एक ऐसी चीज़ को देखता है तो उसका नज़रिया बहुत अलग होता है। उसका एक एडवांटेज भी है क्योंकि एक कश्मीरी जब कश्मीरी चीज़ों के बारे में बात करेगा वो एक अलग तरीके से बात करेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो वहाँ को एक आउटसाइडर के रूप में देख रहा है, उसका एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आ जाता है। और वो बारामूला में बहुत ज़रूरी था कि वो मैं एक आउटसाइडर के तौर पे किस तरीके से रोमांचक भी बनाऊं, उससे मैसेज भी डिलीवर हो, उससे एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक स्टेटमेंट भी हो, और उसी के साथ क्या हम ऐसा हॉरर ऑडियंस को दे सकते हैं जो आज तक दिया नहीं है। क्या ये फिल्म
बतौर एक फिल्म ना रह के वो एक इंस्पिरेशन बन जाए बाकी फिल्म मेकर्स के लिए कि हम कश्मीर को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या कोई किसी और जगह को भी हम एक अलग नज़रिए से दिखा सकते हैं। भाषा में मेरे, आप तो खुद कश्मीर से आती हैं और आपने जैसे मुझे बताया कि आप खुद बारामूला से हैं, आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म को लेके और आपके उस लैंड से जहाँ से आप खुद बिलोंग करती हैं? बहुत ही रेयर होता होगा किसी एक्टर के साथ कि उसकी मातृभूमि उसे चुनती है अपनी कहानियाँ कहने के लिए, और बहुत ही संयोग की बात है, अद्भुत संयोग है कि मैं बारामूला से हूँ, फोर फादर्स वर फ्रॉम देयर, although I was born in Srinagar, and immediately after that I was into forced exile. I grew up in refugee camps, but so I've only heard stories of Kashmir, and like every other Indian I've only seen Kashmir in films and television. तो हम लोग का देखना एक अलग होता था कि जब नानी कहती थी कि इस तरफ से ये रास्ता है, इधर से वो खेत जो उस गाने में दिख रहा है जिसमें शशि कपूर जी नाच रहे हैं, ये खेत तुम्हारी बुआ नानी का है, और तो वो जो एक सेंस ऑफ लॉस है उससे हमने फिल्मों में अपना मातृभूमि देखी है। हैविंग सेड दैट, बड़े होके मुझे नहीं पता था इस तरह से मैं जब अपनी मातृभूमि की कहानियाँ, और अब जैसा कि हमने कहा कश्मीर को कुछ एक आयाम ही हैं जो चुने गए हैं उसको दर्शाने के लिए, जिसमें कि उसकी ब्यूटी एक बहुत बड़ा आयाम है कि बस इट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ऑल। उसी में उसके बाकी सच जो हैं वो दब गए उसकी खूबसूरती के अंदर। तो ये फिल्म जो है बारामूला, इसका हिस्सा होना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, संयोग तो है ही, और मुझे लगता है कि कृपा है मातृभूमि की कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। कैसे हम लोग सब जुड़े, इट्स ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, एंड बारामूला जो कहानी है वो एक अलग तरह से कश्मीर का वो सच बताती है जो आज तक बताया नहीं गया, एक अलग ट्रीटमेंट देती है वहाँ के सच को, जो कि इट शुड बी एनकरेजिंग फॉर अदर फिल्म मेकर्स ऑल्सो, जैसे अभी सर ने कहा। मोनाल जी, क्योंकि आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं बारामूला के साथ, एक शिव स्तोत्रम है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो छाया हुआ है और उस पर्टिकुलर सीन को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, स्पेशली कश्मीरी पंडितों की जो कम्युनिटी है, जैसा कि यहाँ पर भाषा जी ने भी कहा कि वो एक्सोडस एक था, और एक्सोडस को पैरानॉर्मल के साथ जोड़ना, आई थिंक दिस हैज़ नॉट हैपेंड। कश्मीर बेस्ड जो भी फिल्म्स बनी है ये चीज़ नहीं हुई है, उसके पीछे क्या आइडिया था? कभी कभी ऐसा होता है कि जो रियल लाइफ के हॉरर्स होते हैं ना, वो काल्पनिक भूतों से भी बड़े होते हैं। राइटली सेड, यस। तो ये एक बहुत बड़ा थॉट था इस कहानी को पैरानॉर्मल बनाने में, ये दिखाने में कि आप जब, जो आदित्य सर का भी विजन था कि जब आप फिल्म को बाहर देख के आप जाते वक्त आपको लगेगा ये हॉरर फिल्म है, पर बाहर आते वक्त शायद आपकी आंखों में आंसू होंगे। और यही हमारा एम था एज राइटर्स, एज जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर मेरे साथ भी हैं आर्श वोरा, हम सबका यही एम था। शिव स्तोत्रम जो है, जो शिव चामर स्तोत्रम जो है, जो वहाँ पे वजह, वो मैं बताऊँ बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि एक्चुअली हमने जब स्क्रिप्ट में लिखा था तो एग्जैक्टली वो नहीं लिखा था। हमें लगा था कि हमें कुछ चांट यूज़ करना चाहिए वहाँ पे जो एक याद दिलाए कश्मीरी पंडितों की कि यहाँ निवास हुआ करता था, उसकी एक हॉन्टिंग फीलिंग आए उससे। पर क्योंकि मैं और जामले सर दोनों ही, जैसे हमने बताया, हम कश्मीर से नहीं हैं, तो हमें ये एग्जैक्ट स्तोत्रम नहीं मालूम था। जब इसका बैकग्राउंड स्कोर बन रहा था तो हमारे जो म्यूज़िक कंपोजर्स है, क्लिंटन सेरेहो एंड बियांका गोम्स, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि उनकी टीम में एक कश्मीरी पंडित लड़का था। अच्छा। जिसका नाम है सक्षम धर। तो ना हमारा सक्षम से उस वक्त कुछ कांटेक्ट हुआ था, ना हमने उसे ये ब्रीफ दी थी, हमने सिर्फ क्लिंटन और बियांका से बात की थी, और ये पूरे सहयोग की बात है कि उनकी टीम में एक कश्मीरी पंडित लड़का काम कर रहा था। जब उसने ये सीन देखा तो उसने ये कहा कि यहाँ पे ये शिव चामर स्तोत्र आ सकता है। तो मुझे अभी भी याद है जब जामले सर और हम गए और हमने वो पहली बार सुना, एंड वो एक ही सेकंड में हम समझ गए कि इससे बेटर कोई म्यूज़िक यहाँ पे प्लेस हो नहीं सकता। तो हम इसका क्रेडिट ले ही नहीं सकते, ये क्रेडिट कम्प्लीटली क्लिंटन सेरेहो, बियांका गोम्स और सक्षम धर को जाता है। एंड फिल्म बनाने का, कोई भी फिल्म बनाने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जब अलग अलग टैलेंट के लोग आके एक साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो
वो फिल्म और निखर के आती है और उभर के आती है। बिल्कुल। आदित्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मोनाल जी की बात को आगे लेके जाऊंगी कि बहुत सारी आपने उसमें पैरानॉर्मल भी दिखाया है, थोड़ा डर भी है, जिस तरह से वो घोस्ट आता है और वो एक जो काम करने वाला शख्स है उस घर में, वो तमाम चीज़ें। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते निकलते मेरा ये टेक था इस पिक्चर को देखने के बाद कि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से कश्मीर कवर भी कर रही हूँ, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि कश्मीरी पंडितों की एक आत्मा, कश्मीरी पंडितों की मेमोरीज़, आई थिंक वो मुझे ज़्यादा कनेक्ट कर पाई बतौर इसके कि कोई आत्मा है या कोई स्पिरिट है, बनस्पत इसके कि कश्मीरी पंडितों की मेमोरीज़ हैं उन घरों में, उस जगहों में। जैसे कि आपने कहा कि वो खेत मेरी बुआ नानी का हो सकता है या वो जगह मेरे रिश्तेदारों की हो सकती है। तो आपका जब आप इसे डायरेक्ट कर रहे थे, आपका क्या विजन था? क्योंकि कितना डिफरेंट होता है एक इस तरह की इमोशनल पिक्चर बनाना, लेकिन क्योंकि आपको इसको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाना है तो आपको उस ऑडियंस को भी केटर करना है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट, और वो कितना चैलेंजिंग रहता है? आई थिंक इसमें मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो दिमाग में पहले से था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक कम्युनिटी, एक लोगों की जो मेमोरी है, जैसे आपने कहा, वो बताऊं। और उसके पीछे मैं एक सीन आपको बता देता हूं जो जब ये रिसर्च चल रहा था तब हुआ था मेरे साथ। तो मैं एक कश्मीरी पंडित परिवार से मिला, उनके साथ मैं बात कर रहा था और वो मुझे कह रहे थे कि उनका चाइल्डहुड कैसे हुआ था, कैसे उस वक्त क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, किस तरह का मतलब हॉरिफिक इवेंट्स ही हैड टू गो थ्रू और सब कुछ। और मैंने जब सब रिसर्च ख़त्म हुआ तो उनकी आंखें नम हो गई थी और उन्होंने कहा मैं आपको एक बात समझाता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि मैं मूवी बना रहा हूँ, उसी के लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं, उसी के लिए मैं रिसर्च शेयर कर रहा हूँ सब। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पोते को बुलाता हूँ। तो पोता कहीं ऊपर खेल रहा था, उसको उन्होंने बुला लिया। मैं नीचे था तो उन्होंने बुला लिया, वो नीचे आ गया और उन्होंने कहा, मेरे सामने उन्होंने पोते को पूछा अपने कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पूछा आप कश्मीर जाना चाहते हो? तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, उसमें एक डेस्परेसी नहीं थी कि मैं हाँ जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद एक साइलेंस था, उस साइलेंस के बाद उन्होंने मुझे कहा देखो ये प्रॉब्लम है, ये मेरी मेमोरी है, लेकिन बतौर मेरा अगला जनरेशन उन्होंने वो देखा ही नहीं है। अगर उन्होंने देखा ही नहीं है तो उनको कैसे लगेगा कि मैं मेरे घर चला जाऊं, क्योंकि मेरे लिए घर की व्याख्या ही चेंज हो गई है। मैं तो समझ रहा हूँ यहाँ पे मेरा घर है, जो कि मेरा घर कहीं पे कश्मीर में था। तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि आप मूवी कर रहे हो, मुझे पता है आपको बहुत केटर करना पड़ता है ऑडियंस को, सब चीज़ें आप वो बतौर एक निर्देशक अच्छे करोगे, बिकॉज तब तक मेरी पहचान अच्छी हुई थी उनके साथ, तो वो भी एक विश्वास था उनमें। लेकिन उन्होंने एक बात कही एंड में कि उन्होंने कहा हमें ना 2 घंटे जब हम देखते हैं वो फिल्म आपकी, तो हमें हमारा घर याद दिला दो बस, और मुझे वो घर ऐसे याद दिला दो कि मैं वहाँ हूँ, ना कि हम कोई हिस्ट्री का पार्ट हैं और आप एक हिस्ट्री का लेसन बता रहे हो कि ऐसे कुछ हुआ था। क्या मैं वहाँ ट्रांसपोर्ट हो सकता हूँ, इवन इफ इट इज़ फॉर 2 hours? तो फिर तो ये और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी में ही एक लक्ष्य है। ये डिफाइन करता है प्रोसेस के स्टार्टिंग में, जब ये ऐसी चीज़ होती है तो आपके जहन में इतनी बैठ जाती है ना कि वो एक लक्ष्य बन जाता है आपके लिए। आपकी हर चीज़ राइटर्स के साथ, टीम के साथ, आप उसी को चेस कर रहे हो कि मैं, उस शख्स ने मुझे जो कहा है ना, वो शख्स जब मूवी देखेगा तो वो बहुत मायने रखेगा। वो जो कहेगा अगर वो मैं कर पाऊँ तो वो किसी ऑस्कर से भी बड़ी चीज़ है, किसी अवार्ड से भी वो नहीं मिलेगी। आपसे मैं ये चीज़ समझना चाहूँगी, क्यों आपने कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी मातृभूमि आपको चुनती है उसकी खुद की कहानियाँ सुनाने के लिए। आप इस प्रोफेशन में बहुत लंबे समय से हैं, थिएटर एक्ट्रेस आप रही हैं, अभी भी करती हैं। कितना मुश्किल होता है अपने घर की कहानी को कंपेयर टू एक नॉर्मल कैरेक्टर अदा करने में? बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने ये जो सीन की बात कर रहे हैं ना, इस सीन को करते हुए शुक्र है जब हम शूट कर रहे थे उस टाइम पे वो म्यूज़िक नहीं बजा। जब हम शूट कर रहे थे देयर वाज नो म्यूज़िक। तो अच्छा, मुझे गुलनार बन के वो देखना है। मैंने ये अभी ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले ही, जब मैं वो सीन जितनी बार देखती हूँ, और जब मैंने वो देखा था, हमने डबिंग स्टूडियो में देखा था, व्हेन आई हैड कम टू डब अ लाइन, तब इन लोगों ने कहा कि हम एक प्रीव्यू कर रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे भी दिखा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने पहले ही देखा और द मोमेंट दैट सॉन्ग प्लेड तो मैं जार जार रोई, फूट फूट के, आई वॉज इनकंसोलेबल। एंड
मैंने इनको भी पूछा, मैं कहा कहाँ से आया, फिर मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा देखो ऑनेस्टी ऑफ पर्पस जब होता है ना तो ऐसे संयोग होता है, प्रकृति आपकी मदद करती है, कैसे सक्षम धर आए टीम में एंड सो तो व्हेन भाषा सीज दैट सीन आई क्राई, लेकिन जब वो करा तो गुलनार बन के करना था, और गुलनार क्यों रोएगी, गुलनार के लिए इट्स अ रेवलेशन कि भाई ये क्या है यहाँ पे, वो बहुत डिफिकल्ट था कि भाषा को साइड करके, बिल्कुल, यू नो दैट्स माय स्टोरी, दैट्स माय मंदिर, इट बिलोंग्स टू मी, वो सब हावी ना होने देना और एक पात्र की तरह उसको देखना, उसको जो भी गुलनार के मन में हो रहा है उस वक्त कि ओ दिस इज द रूट कॉज, तो वो सब बहुत ही डिफिकल्ट था, मुझे लगता है। बीइंग अ कश्मीरी पंडित अपने उस एक्सोडस की चीज को निकाल के वो उतार के, हाँ, मतलब उसको गुलनार परे का रखना, चोला पहन के उस चीज को हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि गुलनार बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मतलब देखिए कश्मीर से मैं हूँ ही, बारामूला, फिर वो सारी बातें उन सबको भूल जाना पड़ता है उस वक्त के लिए आपको, जस्ट आई हैव टू बी दैट कैरेक्टर, और गुलनार का जो सत्य है उसको जीना पड़ेगा, अपने सत्य को परे रख के करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभिनय में जैसे हम कहते हैं ना, तो आंगिक, सात्विक, वाचिक और आहार, अब ये सब कोई मतलब नहीं रखता अगर आपका सात्विक अभिनय काम नहीं करेगा तो। सात्विक यही है कि आपका जो सत्य क्या है, कैरेक्टर का सत्य यही है कि वो बेचारी खोज रही है कि क्या घटनाएं घट रही हैं, तो उसके पति का इन्वेस्टिगेशन है, वो अलग बात। एंड टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी इन द पर्पस, जैसे आपने बहुत खूबसूरत कहा ये चीज़, मुनाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, डीएसपी का जो कैरेक्टर है मानव कौल, वो खुद कश्मीरी हैं, और मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा, उनका कैसा एक्सपीरियंस, वो बेहतर बता पाएंगे, बट बिकॉज ही इज़ नॉट हियर तो आपके थ्रू ये जानना चाहेंगे उनके लिए, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं, एक मुस्लिम डीएसपी का कैरेक्टर अदा करना, और फिर वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि उन्हीं के लोगों की वो वैली है, और वहाँ पर एक मुस्लिम, उनके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, एक मुस्लिम डीएसपी है, और उन्हें ही उस चीज़ में इंटरवीन करना है, उसी में उस चीज़ को, वो बच्चे गायब हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ उसका पता लगाना, और अपनी ही कम्युनिटी का निशाना भी बन रहे हैं वो उसी के चलते। नहीं, उनका बहुत ही गहरा कनेक्शन है वादी से, वो उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने काफ़ी शेयर किए हैं, वो बहुत उत्सुक थे इस फिल्म को करने के लिए। जब पहली बार जामले सर ने उनको नरेट किया था, वो आइडिया से ही इतने उत्सुक हो गए थे कि अच्छा ये एंडिंग है, ऐसे आप दोनों कहानियों को साथ लेके आ रहे हैं, और इससे खूबसूरत तरीका नहीं हो सकता एक मैसेज भेजने का। जहाँ तक कि आपने कहा पुलिस ऑफिसर की बात है, मैं वही बोलूँगा कि जो सेपरेटिस्ट्स हैं या जो टेररिस्ट्स हैं कश्मीर वादी में, उनका निशाना वो लोग हैं जो भारत की बात करते हैं, भारत से जुड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले उनका निशाना बने थे 1990 में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, तब थे वो कश्मीरी पंडित, क्योंकि कश्मीरी पंडित वो थे जो हमेशा भारत की बात करते थे, भारत के साथ रहते थे, इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस थे, टॉप पोस्ट पे थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो कोई भी सोसाइटी को आपको रप्चर करना है, कोई भी सोसाइटी को तोड़ना है, तो सबसे पहले आप एक जो एजुकेटेड क्लास है, जो एक इन्फ्लुएंशियल क्लास है, जो एक कॉज की बात कर रही है, जो आपके विरुद्ध है, उनको आपने तबाह कर दिया। उसके बाद जो बाकी उस वक्त भी ये बेमतलब के एलिगेशंस लगाना कि ये लोग भारत के मुखबिर हैं, भारत के स्पाई हैं, अपने ही देश में कोई अपने ही देश का मुखबिर कैसे हो सकता है। पर इस तरह की अजीबो गरीब बातें करना और कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, ऑफ कोर्स धर्म के नाम पे टारगेट करना उनको, और एक ऐसी विचारधारा फैलाना कि वादी सिर्फ एक धर्म की है या एक मजहब की है और एक धर्म की नहीं है, इस हिसाब से ये किया गया। तो कोई अगर ये सोचता है कि मैं इसी धर्म का हूँ या मैं इसी मजहब का हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही गलत फहमी है। कोई भी अगर आप एक सही बात कर रहे हैं, आप बच्चों की रखवाली कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी, आप देश तो है ही, पर आप अपनी सोसाइटी में भी एक कोई अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं, तो वो लोग जो पहले से उनका मकसद है सोसाइटी को रप्चर करना, सबसे पहली बात देश के खिलाफ होना, एक धर्म के खिलाफ होना, वो उनको भी चैन से जीने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो एक ये जो पुलिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दिखाना हमारे लिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं कश्मीर में, जो कि बड़ी बहादुरी से, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स है जम्मू और कश्मीर में पुलिस ऑफिसर बनना, आप अगर पूरी देश को देखें तो वो किस तरीके से, जैसे हमने फिल्मों में भी दिखाया है कि उनको भी गद्दार बोला जाता है, उनको भी काफिर बोला जाता है, तो वो अटैक्स कभी स्टॉप नहीं होंगे। किसी को अगर लगता है कि आज मेरी बात नहीं हो रही है तो मैं सेफ हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप कल एक
पीस के लिए खड़े होंगे, आप एक अच्छी सोसाइटी के लिए खड़े होंगे, तो वो आप पे भी अटैक आएगा. आई थिंक ही टैप्ड इनटू दैट. बिल्कुल. आदित्य सर, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था डीएसपी के कैरेक्टर को डायरेक्ट करना? आई थिंक ये ना एक बहुत फिल्में आई हैं जहाँ पे हमने आर्मी कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन फिल्मों में ये एक्सप्लोर नहीं किया गया था अब तक कि जेके पुलिस, अभी ये इनको बहुत बार ये भी कहा जाता है कि सैंडविच ब्रीड है, क्योंकि ये खुद कश्मीरी हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनका घर है, वहाँ पे उनकी फैमिलीज रहती हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, दे आर एक्सपोज टू द सोसाइटी. उसमें ये जो कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी थी ये ऐसी थी कि वो सही करना चाहता है, लेकिन उसके वजह से उसके लोग उसी को टारगेट बना देंगे, जो गलत लोग हैं वो तो उसी को टारगेट बना देंगे. उसके बीच उसकी जो अंदरूनी फैमिली के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो खुद ब खुद एक रप्चर्ड फैमिली बन गई है, जहाँ पे उसकी वाइफ जो है गुलनार, शी इज़ ट्राइंग टू होल्ड द फैमिली, बट उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है कि एक जो पास्ट था, उस पास्ट को के वजह से उसकी डिस्टेंस हो गया विद द डॉटर नूरी, लेकिन वो बात नहीं कर सकता. मुझे ये दिखाना था फिल्म में कि इसमें सही गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एक बाप जब कश्मीरी पुलिस में काम कर रहा है, वो एक हॉस्टेज सिचुएशन जैसे चीज़ों में चला जाता है. एक 14 साल की बच्ची को वो किस तरीके से आंसर देगा, किस तरीके से समझाएगा, क्योंकि पहले तो ये आ जाता है कि मैं कितनी बातें बताऊं, कितनी बातें ना बताऊं बतौर एक बाप, लेकिन वो है भी तो कश्मीर में, जहाँ की सिचुएशन और सोशो पॉलिटिकल फैब्रिक भी इतना कॉम्प्लेक्स है. तो ये बहुत मज़ेदार ये था, क्योंकि आप जब आपके कैरेक्टर में जब इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक्टर को भी बहुत एक्सप्लोर करने का ऑप्शन रहता है. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई मानव जी सेड येस टू इट इन द फर्स्ट गो, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये बातें कम करता है कैरेक्टर, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ही है कि बात नहीं कर सकता, और उसी के साथ ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना और उसका किस तरीके से रेवलेशन होता है इन द सेकेंड हाफ, कि जब वो सब समझ आता है उसको, तो वो बहुत बेहतरीन प्रोसेस था. और मुझे मज़ा आया, मतलब मानव जी के साथ भी काम करते वक्त इट वाज लाइक अ वेरी, और इस अवतार में मानव जी को अभी तक दिखाया नहीं गया था, जहाँ पे वो एक्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने बिल्टअप किया है. he did combat training, दो महीने का combat training he had to go through. So I think ये जो एक ब्रूडिंग ऑफिसर जो बिल्टअप है, ये इमेज मानव जी की अभी तक फिल्मों में एक्सप्लोर नहीं की गई थी, तो वो और भी मज़ेदार था. बिल्कुल बिल्कुल. भाषा जी, थोड़ा सा हम फिल्म से हट के अब कश्मीर के बारे में बात कर लें, क्योंकि कश्मीर में 80s के टाइम में, 80s से पहले बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग होती थी. इट वाज अ हब बेसिकली. फिर पोस्ट 370 जब हम बात करते हैं तो आज ये कहा जाता है कि कश्मीर में नए आयाम खुल रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ 4-5 सालों से काफ़ी ज़्यादा शूटिंग्स वहाँ पर हो रही हैं. एज एन एक्ट्रेस आप कैसा महसूस करती हैं अगर आपको मौका मिले कश्मीर जाके वापस शूटिंग करने का, क्योंकि आपके थ्रू बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को आगे जाके एक इंस्पिरेशन मिल सकती है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये समझती हूँ कि अभी भी, जैसा कि मोनाल जी ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं वो टारगेट किलिंग वाला डर है. जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि एक कश्मीरी पंडित से जब वो रिसर्च कर रहे थे, उनके पोता वो स्केप्टिकल कि वो जाए नहीं जाए उसको नहीं पता. तो क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ से एक मैसेज जा सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पोस्ट 370 एब्रोगेशन ऐसा तो है कि हम लोग भी ये फिल्म शूट कर पाए कश्मीर में. मैं पहले बहुत ही सच कहूँ तो आई वॉज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट. मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि क्यों हम वहाँ कर रहे हैं, बट देन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड वी वर टोटली, एवरीथिंग वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय द प्रोडक्शन. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम. और ऑफ कोर्स हालात भी इस तरह से हैं ग्राउंड में कि आप शूट वगैरह कर सकते हैं. एक फिल्म कहने का एक ज़रिया है, और बतौर कलाकार मैं उस बात पे पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ जो आपने कहा कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड इतनी तो अच्छी हुई ही है कि शूटिंग हो सकती है, टूरिज़्म हो सकता है. हालांकि उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा था पहलगाम अटैक से, वो भी आप नकार नहीं सकते, और वो भी ऑन बेसिस ऑफ फेथ ही था. तो डज दैट थिंग हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर डायरेक्शन थिंग, और आपकी फिल्म मेकिंग का जो आपका प्रोसेस है या आपका पर्सपेक्टिव है, क्या ये चीज़ें कश्मीर में हावी होती हैं, या इज़ जस्ट, अगर हम नॉन कश्मीर फिल्म्स या कश्मीरी पंडितों बेस्ड फिल्म्स को अगर ना देखें और एक जनरल कमर्शियल फिल्म के लिहाज से बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि एक लिमिट तो होता ही है. जैसे मैं कहूँ कि किसी भी सिनेमा का, किसी भी चित्रपट का एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर. हम बात कह सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके वजह से वार्तालाप हो, जिसकी वजह से चर्चा हो, जिसकी वजह से उसके बारे में बातचीत हो, लोग बात करें ओपनली. लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उसका एक लिमिट होता है. हम बतौर एक निर्देशक या फिल्म फ्रेटर्निटी, हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ नेवर अबाउट एग्जीक्यूशन.
आप समझ रहे हो कि हम कह सकते हैं, एक कहानी बताने का जरिया है हम बस, उसके आगे की जो सोच है, और वही एक थॉट जो बारामुल्ला में था वो हमेशा, जो कभी बातचीत नहीं की गई थी, वो ये था कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि आगे का जनरेशन कश्मीर में कैसे आगे बढ़ रहा है। हम ना बड़े बड़े लोगों से बातें करते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि आगे का जनरेशन जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो उसकी इर्द गिर्द में क्या चल रहा है। इसीलिए हम ये टैप करना चाहते थे कि जैसे वो बच्चों के पूरे सीक्वेंस से जो कहानी में जिस तरीके से वो, इसलिए इंस्पिरेशन आया कि हम कहना चाहते थे टुमारो के बारे में, कल के बारे में, होप के बारे में, कि कल क्या हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है। फिर भी आगे एक प्रश्न चिन्ह तो रहेगा, क्योंकि वो हुआ तो नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या वो हो सकता है। बिल्कुल। मोनाल जी, आपका क्या टेक है इस पर, क्योंकि अब ये एक कहा जा रहा है और जिस तरह से चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि अब शूटिंग्स हो रही हैं फिल्म्स की, खुल के हो रही हैं, लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, मैराथन्स हो रही हैं, तो अभी सुनील शेट्टी वहाँ पर मौजूद थे और एक्टर्स वहाँ पर खुलकर आ रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर हम ऑनेस्ट हैं अपने साथ, अगर हम एक ऑनेस्ट पीसफुल लंबा रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म पीस की हम बात करते हैं, तो हम कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को कभी अलग नहीं देख सकते। बिना कश्मीरी पंडितों के मीनिंगफुल रिटर्न के कश्मीर हमेशा ही अधूरा रहेगा। मेरे लिए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने खुद कश्मीर में देखा है, सुना है लोगों से कि हमने आर्टिकल 370 भी बनाई है साथ में, मैंने और जामले सर ने। तो आर्टिकल 370 से पहले क्या माहौल होता था, बाद में क्या माहौल है, तो इसमें कोई दोराहा नहीं है कि बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, पत्थरबाजी रुक गई है। मेरे लिए कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना है ही नहीं। और अगर मैं एक व्यक्तिगत रूप से फिर से बात करूं, तो शायद आगे अगर मैं कुछ कश्मीर के बारे में बनाता हूं या लिखता हूं, वो मैं कश्मीरी पंडितों के बिना इमेजिन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जहां से सोसाइटी टूटना शुरू हुई है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें 1990 में, वो इंसर्जेंसी शुरू हुई है कश्मीरी पंडितों को के साथ जो हुआ, उनको जो मारा गया, उनको जो वादी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, वहाँ से शुरू हुई है। जब तक वो वापस लौट के नहीं आते, एवरीथिंग एल्स मेरे लिए खोखला है। अच्छी चीज़ है, ऑफ कोर्स हर चीज़ अपना रास्ता लेती है, तो डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है। बट जब कश्मीरी पंडित लौटेंगे, तब जैसे भाषा जी ने कहा, एक नया कश्मीर का सच में उदय होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ भाषा जी, आदित्य सर और मोनाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमने बारामूला के बहुत सारे पर्सपेक्टिव, और मैं तो ये कहूँगी कि कुछ फिल्म्स होती हैं कमर्शियली जो हम देखते हैं, लेकिन कुछ फिल्म्स होती हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि वहाँ के अंदर की कहानियाँ क्या रही होंगी। जैसा कि भाषा जी आपने भी कहा, आप तो खुद उसके भुक्तभोगी हैं एक तरह से कहा जाए। और आदित्य जी, हैट्स ऑफ, मोनाल जी, हैट्स ऑफ टू योर रिसर्च कि आपने इतना डीप डाइव किया है इस फिल्म को बनाने में, और कश्मीरी पंडितों के इतिहास को। मुझे लगता है कि आज की जो कश्मीरी पंडित जनरेशन है, ये जो जेनजी वाली, उन्होंने भी अपनी जनरेशन के, अपनी कम्युनिटी के बारे में इतनी रिसर्च नहीं की होगी जितनी आपने की है, बीइंग अ नॉन कश्मीरी। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि बारामूला सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं OTT पर अवेलेबल है और इस वक्त टॉप पे चल रही है, तो आप लोग भी ज़रूर जाके देखें। कश्मीरी पंडितों की कहानी, कश्मीर की कहानी, और बहुत सी और छोटी छोटी कहानियाँ उसमें छुपी हुई हैं। आप जिस पर्सपेक्टिव से देखना चाहें, कई रंग आपको कश्मीर के उसमें दिखेंगे। और फिलहाल मेरे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।